ये कहानी दिव्या भारती की है। वो दिव्या भारती जो फिल्मों में आई तो जैसे पर्दे की रोशनी तेज हो गई, जिन्हें देखकर लोगों को लगा कि यार हमें एक और श्रीदेवी मिल गई। इनके मुस्कान मासूम थी लेकिन रफ्तार हैरान करने वाली, जिसने 2-3 साल के फिल्मी करियर में ही वो कर दिया जो कई कलाकार पूरी उम्र नहीं कर पाते, जिनके गाने आज भी लोग सुनते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि यार क्या गजब की खूबसूरती है। दिव्या की मोहब्बत जब पूर्ण हो रही थी तभी वो अधूरे सवालों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई, और ये ऐसी मौत थी जिसे आज भी लोग पचा नहीं पाए। बॉलीवुड के अंदर कलाकारों की मौत कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार कुछ मौतें सिर्फ इंसान को नहीं ले जाती, वो पीछे बहुत सारे रहस्य छोड़ जाती हैं। दिव्या भारती की मौत भी वैसी ही थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में, केवल 2-3 साल के करियर में, और एक ऐसे अंत पर जिस पर 3 दशक के बाद भी बहस खत्म नहीं हुई। आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि दिव्या भारती की मौत हादसा थी, खुदकुशी थी, या फिर एक गहरी साजिश, जिसे इतने सातराना अंदाज में अंजाम दिया गया कि आज तक वो राज छिपा हुआ है। हर जवाब के साथ यहां पर एक नया सवाल खड़ा होता है, और ये इसलिए खड़ा होता है क्योंकि दिव्या कोई साधारण स्टार नहीं थी। दिव्या भारती उस दौर की पैदाइश थी जब स्टार बनने में सालों लग जाते थे, लेकिन दिव्या भारती ने चंद महीनों में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां लोग उनमें श्रीदेवी जैसी महान कलाकार की परछाई देख रहे थे। दिव्या की खूबसूरती, उसकी एक्सप्रेशन, कैमरे के सामने उसकी सहजता, ये लोगों को हैरान कर रही थी। दिव्या भारती की कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 आज की बात को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली कहानी नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि ये जो कहानियां हम आपके लिए लाते हैं रिसर्च करके, ये आप तक जरूर पहुंचे, आप इसका लुत्फ उठाएं। इसके लिए यूपी न्यूज़ 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब शुरू से दिव्या भारती की कहानी शुरू करते हैं। 1990 के आसपास दिव्या भारती ने फिल्मों में कदम रखा। उम्र बहुत कम थी। पहले साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, तेलुगु सिनेमा से शुरुआत, फिर तमिल फिल्मों में दिखी। उस दौर में साउथ सिनेमा में कई नई एक्ट्रेस को जल्दी मौके मिल जाया करते थे, लेकिन वहां टिकना आसान नहीं था। दिव्या भारती वहां सिर्फ टिकी नहीं बल्कि नोटिस भी की गई। मुंबई पहुंचते ही जैसे किस्मत ने रफ्तार पकड़ ली। जहां एक नई अभिनेत्री को इंडस्ट्री में घुसने में सालों लग जाते हैं, वहीं दिव्या भारती ने एक ही साल में करीब 10 फिल्में साइन कर ली। कुल मिलाकर के 14 हिंदी फिल्में, जिनमें 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जबकि उसमें 80% से शूटिंग ज्यादा हो चुकी थी। दिव्या की फिल्म विश्वात्मा में एक गाना था, 7 समंदर पार, जिसे आजकल कार्तिक आर्यन ने भी रिक्रिएट किया है, और लोग कह रहे हैं कि क्या वाहियात रिक्रिएशन है। यह गाना उस दौर में जब दिव्या भारती पर फिल्माया गया था तो यह सुपर डुपर हिट हुआ था। आज भी घर घर में इस गाने को लोग देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। शादियों में अक्सर यह बजता है। शाहरुख खान की फिल्म दीवाना तो आपको याद होगी। दीवाना जैसी फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ काम की मिला। दिव्या भारती ने अपने काम से प्रभावित किया। शोला और शबनम में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त हिट रही। सिर्फ 2 साल में दिव्या भारती इंडस्ट्री की टॉप यंग एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। कुल मिलाकर करीब 20 फिल्में, जिसमें 14 हिंदी की थी और 6 साउथ की, और ये सब तब जब उनकी उम्र केवल 19 साल थी या उससे भी कम थी। इसी तेज रफ्तार जिंदगी के बीच उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियावाला से। शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा के जरिए पहली मुलाकात, फिर बातचीत बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी, और बहुत कम वक्त में प्यार हो गया। साजिद नाडियावाला उस वक्त इंडस्ट्री में एक उभरते प्रोड्यूसर थे, लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि वो पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद साल 1992 के आखिरी महीनों में दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने इस्लामिक तरीके से शादी कर ली।
काजी ने निकाह पढ़ाया, दिव्या भारती का नाम बदलकर सना नाडियावाला हो गया। हालांकि ये शादी दुनिया से छिपाई गई, वजह बताई गई करियर। इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है कि कई हीरो हीरोइन अपनी शादी और रिश्ते को इसलिए छिपाते हैं ताकि उनके फिल्मों के बिजनेस पर असर ना पड़े। दिव्या भारती बहुत नई थी, फिल्में लगातार मिल रही थी, पैसा शोहरत दोनों आ रहे थे, इसलिए यह तय हुआ कि सही वक्त आने पर शादी का खुलासा कर दिया जाएगा। 1993 में साजिद नाडियावाला ने दिव्या भारती के लिए मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट लिया, तुलसी अपार्टमेंट, 5वीं मंजिल, 3 बेडरूम का फ्लैट। यह फ्लैट ना साजिद के नाम पर था ना दिव्या के नाम पर। वो वहां पर किराएदार के तौर पर रहती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती आते थे, माता पिता अलग रहते थे। जिंदगी बाहर से काफी परफेक्ट दिख रही थी, काम था, पैसा था, नाम था, शादी था, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सब कुछ सच में जितना आसान था उतना दिख रहा था? क्या इतनी कम उम्र में इतनी तेज रफ्तार संभालना आसान होता है? और क्या दिव्या भारती के निजी रिश्तों में सब कुछ ठीक था? तारीख आती है 5 अप्रैल साल 1993, जिन्हें कहानी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। 5 अप्रैल 1993 को यह तारीख दिव्या भारती के जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। लेकिन उस दिन की शुरुआत बहुत आम दिनों जैसी थी। सुबह हैदराबाद में शूटिंग हुई, वही भाग दौड़, वही यूनिट, वही कैमरा, वही जल्दी जल्दी सीन खत्म करने की कोशिश। दिव्या भारती उस वक्त एक साथ हिंदी और साउथ इंडियन दोनों फिल्में कर रही थी। यही वजह थी कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। उस दिन शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगलियों में चोट लग गई थी, बैंडेज बंधा था, दर्द था, लेकिन काम रुका नहीं। दोपहर के आसपास शूटिंग खत्म हुई और शाम को मुंबई रवाना हो गई। शाम होते होते वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट पहुंची, 5वीं मंजिल, जहां पर 3 बेडरूम का फ्लैट और वो किराए के तौर पर वहां थी। इत्तेफाक से उसी दिन दिव्या भारती ने मुंबई में अपना एक 4 बेडरूम का फ्लैट भी खरीदा था। ये बात बाद में पुलिस जांच में सामने आई। दिव्या इस डील को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि 19 साल की लड़की जिसने कुछ ही सालों में इतना नाम पैसा कमाया था कि वो मुंबई जैसे शहर में अपना घर खरीद सके, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को घर बुलाया और ये बात खुशी खुशी बताई। माँ बाप को जानकारी दी, आसपास के लोगों से बात की। जांच में यह बात सामने आई कि उस दिन दिव्या भारती का मूड अच्छा था, वो परेशान या डिप्रेस नहीं थी। यही बात बाद में सुसाइड थ्योरी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क बनी। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को फिर शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पैर की चोट और नए घर की खुशी की वजह से प्रोड्यूसर से शूट एक दिन आगे बढ़ाने की बात कही। प्रोड्यूसर ने सहमति दे दी, यानी अगले दिन की कोई जल्दी नहीं थी। शाम ढलते ढलते दिव्या भारती अपने फ्लैट में थी। तभी उनके करीबी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आता है। नीता वही डिजाइनर थी जो दिव्या भारती की ज्यादातर फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। प्रोफेशनल रिश्ता कब दोस्ती में बदल गया था, ये किसी को पता नहीं चला। नीता लुल्ला ने कहा कि वो अपने पति डॉक्टर श्याम के साथ उनके घर आना चाहती हैं। कुछ आने वाली फिल्मों के कॉस्ट्यूम और कैरेक्टर को लेकर दिव्या भारती से बात करनी है। दिव्या भारती ने उन्हें बुला लिया। रात करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में पहुंचे। उस समय घर में कुल 4 लोग थे, दिव्या भारती, नीता, डॉक्टर श्याम और दिव्या भारती की मेड, वही मेड जो बचपन से उनके साथ थी। पहले माता पिता के घर और फिर मुंबई के ड्राइंग रूम में बातचीत शुरू हुई, साथ में ड्रिंक्स भी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लैक लेबल स्कॉच और एक विदेशी रम थी, वहां बोतल मौजूद थी। नीता और उसके पति स्कॉच पी रहे थे, जबकि दिव्या भारती रम पी रही थी। स्नैक्स बन रहे थे, माहौल बिल्कुल सामान्य बताया गया। बताया जाता है कि दिव्या भारती बीच बीच में अपने मेड को आवाज देती, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी कुछ पीने के लिए। बातों का सिलसिला यूं ही चल रहा था। टीवी चल रहा था, समय का अंदाजा नहीं था। रात करीब 11 बजे थे। काफी ड्रिंक हो चुकी थी और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है।
जिस पर पूरी जांच टिकी थी। जांच के मुताबिक दिव्या भारती उठकर किचन की तरफ जाती हैं। किचन में वही मेड मौजूद थी। तुलसी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में किचन के पास एक खिड़की बताई जाती है। ये खिड़की बाकी खिड़कियों से काफी अलग थी। इसमें लोहे के ग्रिल नहीं थे। मुंबई जैसे शहर में यह अजीब बात है, उस खिड़की के नीचे एक करीब 12 इंच चौड़ी दीवार थी। पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती उस दीवार पर बैठने की कोशिश करती हैं। उनका चेहरा किचन की तरफ होता है और पीठ बाहर की तरफ, यानी वो बाहर नहीं देख रही थी। पुलिस की जांच में यह भी बताया गया कि दिव्या भारती अक्सर ऐसा करती थी। वो खिड़की पर बैठकर मेड से बात करती थी। लेकिन उस रात शराब ज्यादा पी ली थी, संतुलन बिगड़ा और अगले कुछ सेकंड में वो पीछे की तरफ गिर गई। 5वीं मंजिल से सीधे गिरना और सीधा फर्श पर। उस जगह आमतौर पर सोसाइटी की पार्किंग होती थी। लगभग हमेशा कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। और यह बात भी बाद में कई सवालों की वजह बनी। जैसे दिव्या भारती नीचे गिरी, मेड चीखने लगी। ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे नीता और उनके पति को पता चला। वे दौड़कर नीचे आए। पड़ोसी इकट्ठा हुए, गार्ड को बुलाया गया। दिव्या भारती उस समय जिंदा थी, सांसें चल रही थी, लेकिन सिर में गंभीर चोट थी। खून बह रहा था। अस्पताल ले जाया गया, कपूर अस्पताल। ये वही अस्पताल है जहां सुशांत सिंह राजपूत को भी ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते दिव्या भारती की मौत हो चुकी थी। खबर आग की तरह फैली। एक उभरती हुई सुपरस्टार 19 साल की उम्र में अचानक दुनिया से चली जाती है। पूरे देश में सनसनी फैल गई और यहीं से बहुत सारे सवाल उठे कि अगर यह सिर्फ हादसा था तो इतनी सारी अजीब बातें क्यों? अगर यह सुसाइड था तो वजह क्या था? और अगर मर्डर था तो फिर किसने और क्यों किया? दिव्या भारती की मौत की खबर आते ही यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। वजह सिर्फ यह नहीं थी कि वो एक मशहूर अभिनेत्री थी। वजह इसलिए भी थी क्योंकि हालात कुछ ज्यादा ही अजीब थे। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत थाने आने वाला यह केस सीधे पुलिस इंस्पेक्टर जे यादव को हो गया। शुरुआती जांच उसी फ्लैट में शुरू हुई जहां दिव्या भारती की मौत हुई। पुलिस के सामने पहली सच्चाई यह थी, घर के अंदर कुल 4 लोग मौजूद थे। दिव्या भारती, उनकी मेड नीता और डॉक्टर श्याम। दिव्या भारती अब नहीं थी, बाकी सब थे। जांच का पूरा ढांचा इनके बयानों पर टिका था। सबसे पहले मेड का बयान दर्ज हुआ। मेड ने बताया दिव्या भारती शराब पी रही थी, कई बार किचन आई, स्नैक्स मांगती नहीं और आखिरी बार जब वो आई तो खिड़की पर बैठने की कोशिश कर रही थी। उसके मुताबिक संतुलन बिगड़ा, पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन यहीं पर एक अहम बात सामने आई। मेड ने यह नहीं देखा कि दिव्या भारती गिरते हुए कैसे नीचे गिरी। वो उस पल को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख पाई थी। वो सिर्फ आवाज सुनकर मुड़ी। इसके बाद नीता और उसके पति डॉक्टर श्याम के बयान दर्ज हुए। दोनों ने कहा कि वो ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दिव्या कब किचन में गई और कब गिर गई। उनके मुताबिक ये सब 3 मिनट के अंदर हुआ। वो 3 मिनट जो आज भी इस केस का सबसे रहस्यमय माना जाता है। पुलिस के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उन्हें 3 मिनट में जो कुछ हुआ वही इस मौत की असली वजह तय करता। लेकिन उन्हें 3 मिनट का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती के शरीर में शराब की मात्रा काफी ज्यादा थी। सिर में गहरी चोट थी। पीठ और सिर पर गिरने की वजह से अत्यधिक ब्लड लॉस हुआ था। शरीर पर हालांकि संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। कोई हथियार का जख्म नहीं था। कोई अंदरूनी चोट नहीं थी जो मारपीट की तरफ इशारा करे। डॉक्टरों ने मौत का कारण बताया ऊंचाई से गिरने की वजह से गंभीर चोटें। मेडिकल भाषा में इसे अननेचुरल डेथ कहते हैं और शायद यही शब्द बाद में भ्रम का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि आम लोगों ने अननेचुरल डेथ को साजिश से जोड़ दिया, जबकि मेडिकल टर्म्स में इसका अर्थ होता है कि मौत प्राकृतिक बीमारी से नहीं गई। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ एक्सीडेंट थ्योरी पर भरोसा नहीं किया। जांच को अलग अलग एंगल से खोला गया। एक्सीडेंट
सुसाइड और मर्डर। सबसे पहले सुसाइड के एंगल की जांच हुई। सवाल साफ था कि क्या दिव्या भारती ने जानबूझकर अपनी जान दी। पुलिस ने उन्हें करियर, निजी जीवन और मानसिक स्थिति की पड़ताल की। सामने आया कि हाल ही में शादी की थी, करियर तेजी से बढ़ रहा था, उसी दिन एक नया फ्लैट खरीदा था और भविष्य की कई फिल्में साइन की थी। इन तथ्यों ने सुसाइड की भावना को कमजोर कर दिया। लेकिन फिर कुछ बातें आई। साजिद नाडियावाला से उनकी शादी छिपी हुई थी। साजिद की पहली शादी और परिवार के कारण रिश्तों में तनाव की बातें आई। ये कहा गया कि साजिद की मां और दिव्या भारती के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाहें भी आई, जो उस दौर में लगभग हर बड़े फिल्म मेकर के साथ जोड़ी जाती थी। इन सब बातों को पुलिस ने नोट किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो सीधे सुसाइड की बात को साबित कर सके। फिर मर्डर के एंगल से जांच खोली गई। यह सबसे चर्चित और विवादित हिस्सा था। सवाल उठे कि क्या जानबूझकर किसी ने धक्का दिया, क्या यह किसी दबाव, झगड़े या साजिश का नतीजा था। पुलिस ने साजिद नाडियावाला के बयान दर्ज किए, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच की। दिव्या भारती के फिल्मी करियर से जुड़े लगभग हर बड़े नाम से पूछताछ हुई, लेकिन फिर वही समस्या सामने आई, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। हालांकि इस दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी उसमें पहले एक ऑटो स्टॉपर लगा था। यह एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म होता है जिससे खिड़की ज्यादा बाहर की तरफ नहीं खुलती। लेकिन घटना वाले दिन वो ऑटो स्टॉपर काम नहीं कर रहा था। यह हटाया गया था या खराब था, यह कभी साबित नहीं हो पाया। पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि यह जानबूझकर हटाया गया था या यह पहले से खराब था। इसी बीच एक और घटना ने इस मामले को और रहस्यमय बनाया। दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो मेड जो आखिरी गवाह थी। इस घटना ने साजिद के थ्योरी को और हवा दी। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत प्राकृतिक थी, लेकिन ऐसा संयोग ये शक को और गहरा कर रहा था। पुलिस ने 5 साल तक इस केस की जांच की। साल 1993 से लेकर 1998 तक हर एंगल खंगाला गया, हर बयान दोहराया गया, हर रिपोर्ट की समीक्षा की गई। आखिरकार 1998 में मुंबई पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को दाखिल किया। निष्कर्ष साफ लिखा था, दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। शराब के नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से वो खिड़की से गिर गई। न सुसाइड के पुख्ता सबूत, न मर्डर के। केस बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल बंद नहीं हुए, क्योंकि कुछ कहानियां अदालत में खत्म हो जाती हैं, लेकिन लोगों के जहन में नहीं। दिव्या भारती की मौत के बाद सबसे पहली चीज जो दिखाई पड़ रही थी वो थी खाली जगह। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी खाली जगह कभी बनती है, खासकर तब जब कोई कलाकार अपने करियर के शिखर पर नहीं, रफ्तार के बीच अचानक चला जाए। दिव्या भारती के साथ वही हुआ। वो दौर ऐसा था जब एक ही साल में 10 फिल्में रिलीज करना असाधारण बात थी। दिव्या भारती ने करके दिखाया था। उनके कुल 14 फिल्में हिंदी थीं, जिनमें 3 उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। कई फिल्मों की शूटिंग बीच में अटक गई, कुछ फिल्मों को दोबारा शूट करना पड़ा। सबसे चर्चित उदाहरण तो आंदोलन पिक्चर का है, जिसे साजिद नाडियावाला ही प्रोड्यूस कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन दिव्या भारती की मौत के बाद पूरी फिल्म को दोबारा बनाया गया और दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को लिया गया। ये वही श्रीदेवी थी जिनकी हम शक्ल कहे जाने की वजह से दिव्या भारती को शुरुआती पहचान मिली थी। जब दिव्या भारती बॉलीवुड में आई तब लोग कहते थे कि पर्दे पर श्रीदेवी की झलक लौट आई है। यही तुलना उनके लिए वरदान भी बनी, पहचान भी, और यही तुलना उनकी मौत के बाद एक अजीब इत्तेफाक में भी बदला। दरअसल दिव्या भारती की मौत के 25 साल बाद 2018 में श्रीदेवी की मौत हुई, दुबई के एक होटल बाथरूम में। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्सीडेंट डेथ है। शराब का जिक्र वहां भी आया। वहां गिरना नहीं था, यहां गिरना था। एक की मौत ऊंचाई से गिरने से हुई, दूसरी की डूबने से, लेकिन दोनों मामलों में एक ही शब्द लिखा गया, एक्सीडेंटल डेथ। यह सिर्फ संयोग था या फिर किस्मत की अजीब विडंबना? इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन इतिहास में कुछ इत्तेफाक इतने सटीक होते हैं कि वे सवाल बन जाते हैं। दिव्या भारती के जाने के बाद साजिद नाडियावाला लंबे समय तक शक के दायरे में रहे। उनके बयान दर्ज हुए, उनकी निजी जिंदगी, पहली शादी, पारिवारिक दबाव, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की अफवाहें, सब कुछ खंगाला गया, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर केस आगे बढ़ाया जाए। अंततः उन्हें क्लीन चिट मिल गई। हालांकि मीडिया ट्रायल कभी बंद नहीं हुआ। हर कुछ सालों में यह केस फिर जिंदा होता है, कभी किसी किताब में, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी टीवी की डिबेट पर, और हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या सच में यह सिर्फ हादसा था? एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट है, दूसरी तरफ आम समझ है जो कहती है कितनी सारी बातें अजीब एक घटना में कैसे हो सकती हैं। बिना ग्रिल की खिड़की, ऑटो स्टॉपर का उस दिन काम ना करना, पार्किंग में रात को एक भी गाड़ी ना होना, आखिरी 3 मिनट में कोई गवाह का ना होना, और आखिरी गवाह की उनकी मेड जो बचपन से उनके साथ थी, उनका दिव्या की मौत के 1 महीने बाद मर जाना। इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कानून सबूत पर चलता है और यादें शक पर। दिव्या भारती के माता पिता ने कभी भी खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगाए। यह स्वीकार किया कि बेटी चली गई, लेकिन वजह को लेकर कोई दावा नहीं किया। शायद इसलिए कुछ जवाब इंसान को सुकून नहीं देते। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो दिव्या भारती का अभिनेत्री ज्यादा संभावना लगती है, वो संभावना जो पूरी नहीं हो पाई। अगर वो जिंदा रहती तो शायद 90 के दशक का हिंदी सिनेमा कुछ और होता। शायद कई रोल, कई फिल्में, कई रिकॉर्ड किसी और के नाम ना होते। लेकिन इतिहास अगर मगर पर नहीं चलता। दिव्या भारती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस जगह जिंदा रहती है जहां किसी जवान को समझना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी याद दिलाती है कि शोहरत जितनी तेज आती है उतनी ही तेज सब कुछ छिन जाता है, और कभी कभी सच अदालत में नहीं, सिर्फ सवालों में बचा रहता है। साल 1998 में केस बंद हो गया। 27-28 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी स्टेटस वही है, क्लोज। लेकिन लोगों के जहन में यह केस कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि कुछ कहानियां इंसाफ के लिए नहीं, याद के लिए रह जाती हैं, और दिव्या भारती की कहानी भी उन्हीं में से एक है। कहानी अच्छी लगी हो तो यूपी न्यूज़ 24 आज की बात से जरूर जुड़िएगा, और कोई किस्सा कहानी सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस रिश्ते को और मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। यूपी न्यूज़ 24 आज की बात को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।